डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाजरीन की खिदमत में मेडिकल जोन की तरफ से आदाब। गुज़िश्ता हफ्ते हमने कुछ बाल के ताल्लुक़ से कुछ बातें की थी। आज हम बाल की बीमारियों पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बाल की बीमारियों पे आपसे मुखातिब हूँ, मुझे ये कहना है कि इन दिनों जो अजीब किस्म के जो लॉकडाउन चल रहे हैं, इसकी तरफ से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। जैसे देखो, हमारे एक एपिसोड के लिए उसके लिए काफ़ी लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैमरामैन चाहिए, हमें सेट अरेंज करने वाले चाहिए, उसके बाद लाइटिंग के बाद एंकर जो इंटरव्यू लेते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लिहाजा इन तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें एक दो तीन एक साथ एब्सेंट हो जाते हैं कि वजह कुछ भी हो, तो हमारे इस शूट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैं ये आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो है हफ्ते में 2 बार के लिए हमने सोचा था, मगर नहीं लगता कि हम लोग हफ्ते में 2 बार कर पाएंगे। जब मुमकिन है तो हम 2 बार 2 शूट करेंगे, अगर नहीं है तो हम सिर्फ एक शूट पे ही इक्तफ़ा करेंगे। तो बात हो रही थी बाल की बीमारियों के लिए। मैं बता दूं आपको कि बाल यानी हेयर इज़ ए डेड टिश्यू, एक मुर्दा चीज़ है जिसे हम सर पर लिए लिए घूम रहे हैं। अगर हम उसको कट करें, ना कोई दर्द होता है ना तकलीफ़ होती है। इट इज़ टोटली ए डेड टिश्यू। तो इस डेड टिश्यू में बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस बन जाती हैं। जैसे पूरे जिस्म के अंदर बुखार आ सकती है, खांसी आ सकती है, ट्यूबरकुलोसिस आ सकती है, दिल की बीमारी आ सकती है, गुर्दों की बीमारी आ सकती है, शुगर की बीमारी आ सकती है, ब्लड प्रेशर मिल सकता है। हर तरह की बीमारियां जब वहाँ पहुँच सकते हैं, तो ये तो डेड टिश्यू को हम मारे फिर रहे, लिए हुए फिर रहे हम। तो इसमें भी काफ़ी बीमारी आती है, जिसमें सबसे ज़बरदस्त बीमारी होती है डैंड्रफ यानी छिलकों की बीमारी, जिसको पिटीरियासिस भी कहा जाता है। अब ये जो है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक जब डैंड्रफ सर में आ जाता है तो क्या होगा कि उसमें टाइनी हेमोरेजिक स्पॉट्स एंड एक्सकोरिएशंस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बारीक बारीक छोटी छोटी फुंसियाँ, वेरी टाइनी, मे बी जो कंघी करने से आपको अच्छा लगता है, कभी कभी इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि कंघा करेंगे तो अच्छा लगता है आपको। तो उसमें जो है बारीक बारीक फुंसियाँ होते हैं। जब वो फुंसियाँ कंघे की नोक से फट जाती हैं तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता बारीक बारीक खून भी निकलने लगता है। अब उसमें क्या होता है कि जब ये कैफियत को पहुंच जाता है सर, यानी हमारा जो स्कैल्प है, इसमें क्या होता है कि इंटेंसली इचिंग और प्लैक आ जाते हैं, यूजुअली ऑन एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। सीबम प्रोडक्शन क्या है? आप देखो, आप पानी नहाते हैं आज, मगर 3 दिन के बाद लगता है कि आपके बालों को किसी ने तेल लगा दिया है। ये क्या है? कुदरत की तरफ से एक तेल है जो निकलता है इसमें, जो बालों को नशोनुमा पैदा करने के लिए होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये जो सीबम है, सीबम उस ऑयल को कहते हैं जो जिस्म से निकलता है। अब जैसे सुबह उठकर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक आपको लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड सीबम। तो अगर सीबम एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है कि उसमें उसकी वजह से भी हमारा इसकी एक्सेस हो जाती है, वो मतलब डैंड्रफ ज़्यादा हो जाता है। प्रोडक्शन एक्सीड्स, अगर ये हो जाता तो सेल ग्रोथ हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार एक छिलका दूसरे छिलके पर, दूसरे पे तीसरा जम करके जो है या छिलकों का एक ढेर सा बन जाता है। अब उसको अगर आप छीलने की आप कोशिश करेंगे तो चमड़े को लेकर के, जिल्द को लेकर निकलता है, उससे खून बहने लग जाता है ये। तो अब उसमें एक तो ये हो गई बात। अगर इस कैफियत को जब हम पहुंचते हैं तो एक और बीमारी पैदा होती है जिसे फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। यानी फॉलिकल्स वो जगह होती है जहाँ से बाल बाहर निकलता है। भाईजान आप बेजार ना हो, मैं जो है ये आप जब तक कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें नहीं बताऊं, आप जो है बालों की नशोनुमा में सही तौर पर नहीं कर पाएंगे। पहले आप सुन लें, समझ लें, उसके बाद जो है आप उसको कैसे नशो करना है, कैसे बेहतर बनाना है, मैं आपको बताऊँगा आपको। तो फॉलिकुलाइटिस होता है, और ये जो है इरिटेबिलिटी आती है इसके अंदर, बेकरारी सी होती है, खुजली सी होती है, टीनिया वर्सिकुलर
ये तमाम बीमारियां एक साथ आ जाती हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि हमारे सर को बेहतर से बेहतर क्लीन रखना है, बेहतरीन तौर पर हम उसको साफ़ रखना है, सही शैम्पू लगाना है, सही वक्त पे शैम्पू लगाना है, सही वक्त पे पानी नहाना है। अब लोगों का ख्याल है कि रोज़ शैम्पू लगाने से बाल की चिकनाहट चली जाती है डाल, ये गलत बात है। ये शैम्पू को मैंने पहले भी कहा था कि आपका शैम्पू आपके बालों के पीएच से मिलता जुलता हो, तो इसमें जो है आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब एक तो वो हो गया, और दूसरी बात ये है कि कभी कभी जो है बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, बड़े आदमियों को बुखार आ जाती है। इसकी वजह कुछ भी हो, मैं बुखार पे नहीं जाएंगे अब हम। जब बुखार आ जाती है तो बुखार रहती है 4, 6, 8, 10 दिन तक। एक तो बालों की बीमारियां आती हैं इनकी नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से। नामुनासिब ग़िज़ा की वजह से क्या होता है कि इनको बाल ख़राब हो जाते हैं। जब बुखार आ जाती है तो बच्चे कुछ भी नहीं खाते, तो मतलब ये हुआ कि उनके बालों की नशोनुमा एकदम से घट जाती है, एकदम से रुक जाती है, क्योंकि बुखार की वजह से उनका जायका बदल जाता है, उनकी तमाम चीज़ें कम हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है अब वो बुखार रहती है समझो 1 हफ़्ते तक। तो इस 1 हफ़्ते में जो बालों को जो नुकसान होता है, जिसके बाद बाल गिरने जो लगते हैं, अब उनको रिपेयर करने के लिए, उनको सही करने के लिए 1-1 साल लग जाता है। तो समझ में आई बात आपको कि आप जो है बुखार में भी आपको कुछ ना कुछ ग़िज़ाएँ को खाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके अलावा दूसरा जो है स्ट्रेस जिसको कहते हैं, इन्हें परेशानी के आलम में काम करना, परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजारना, स्ट्रेस यानी इंतहाई थकावट के आलम में भी कुछ करना, काम करे चले जा रहे हैं, काम करे चले जा रहे हैं, तो जो है थकावट है कि बहुत ज़्यादा हो रही है। अब उसमें जो है स्ट्रेस जो है बहुत बुरी चीज़ है। सडन फीवर का आ जाना, विद इन मंथ्स बालों का गिरना शुरू हो जाता है। अब एक दूसरा ज़बरदस्त बालों के बढ़ने का दुश्मन होता है आयरन की डिफिशियंसी, यानी हमारे जिस्म का हीमोग्लोबिन परसेंटेज बहुत कम हो गया हो। हीमोग्लोबिन मर्दों में जो है 13, 14 से लेकर के 16, 17, 18 तक भी रहना चाहिए, क्योंकि औरत को उसके पीरियड्स होते हैं। अब उसको जो है उसकी वजह से जब उसका खून जाने लगता है तो उसमें जो है उसकी हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है। अगर इसीलिए हर औरत का हीमोग्लोबिन 11 या 12 या ज़्यादा से ज़्यादा 13 या उससे बहुत कम नीचे तक रहता है ये। तो हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो आयरन की डिफिशियंसी आ गई। आयरन की डिफिशियंसी जब कम आती है तो क्या है कि वो बाल की नशोनुमा होती ही नहीं। आयरन डिफिशियंसी इज़ द एनिमी ऑफ द हेयर ग्रोथ, इज़ द एनिमी ऑफ द हेयर हेल्थ। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप जब तब कम से कम महीने में एक बार आपको देखते रहें कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। तो अब उसको जो है रीगेन करने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, तो जो आपको जो है वो हीमोग्लोबिन का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात यह है कि थायराइडिज़म जिसको कहते हैं, हाइपरथायराइडिज़म से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हाइपोथायराइडिज़म यानी थायराइड की कमी की वजह से बालों में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं, उनका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बाल जो है थायराइडिज़म की वजह से बहुत पतले हो जाते हैं, फूको तो उड़ने लग जाते हैं, ये यानी उनमें जान नहीं रहती, बाल नहीं लगते बल्कि भूसा जैसा लगता है। बाल के एंडिंग में जो है वो स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं बाल के एंडिंग में, तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ ख़राबी आपके जिस्म में आ गई है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप हाइपोथायराइडिज़म का भी इलाज आप शुरू करें, सही ग़िज़ा लें। अब बार बार मैं ये कहता आ रहा हूँ आपको कि सही ग़िज़ा का मतलब क्या है? हाँ, भरपूर ऐसी ग़िज़ा जो हमारी सर पर रहने वाले बाल को ग़िज़ा पहुँचा सके। अब वो ग़िज़ाएँ क्या हैं भाई, जिसकी वजह से जो है बाल बहुत खूबसूरत होते हैं? मैंने एक लिस्ट बनाई है, अब उस लिस्ट को मैं पढ़ूँगा आपको। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है, मगर इसमें से 50% या 40-30% तो हमको खाने की ग़िज़ाओं में मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले तो क्या है कि नेचुरल एक्सट्रैक्ट की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुदरती एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं उन तमाम चीज़ों की हमें बालों को नशोनुमा के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा विटामिन्स रिक्वायर्ड फॉर मिनरल्स एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोलेजन पेप्टाइड्स। ये भी एक किस्म का जूस है जो बालों को
सही सेहतमंद रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आमंड ऑयल, आप तेल तो चम्मच पे डालकर नहीं पी सकते, उसके लिए कुछ आमंड खा सकते हैं। रोज़ाना 6-8 आमंड खिलाते चले जाएं बच्चों को, तो जो है उनके बाल के नशोनुमा अच्छे होते हैं। उसके बाद जेनिस्टीन ये भी एक ऐसा जूस है जो बालों की नशोनुमा के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अब एक चीज़ आपको ताज्जुब होगी आपको कि हम लोग जब अंगूर खाते हैं तो अंगूर खा लेते हैं, मगर उसके बीज को हम फेंक देते, थूक देते, यानी जब मुनक्खे में भी अगर मिलता है तो हम उसको थूक देते हैं। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जूस है ये बालों के एक्सट्रैक्ट के लिए, बालों की नशोनुमा के लिए। इसके लिए ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट बोल के अलग से चीज़ें मिलती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अब उनका भी इस्तेमाल करें तो भी बेहतर है। उसके बाद कैल्शियम पेंटोथेनेट। अब ये जो कैल्शियम पेंटोथेनेट है, अगर इस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी आ जाती है तो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स आ जाते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद हो जाना। अक्सर बच्चों में जो है बालों का सफ़ेद होने की शिकायत है। गुज़िश्ता बार हमने इस पर डिस्कस की थी। तो क्या है, वो कैल्शियम पेंटोथेनेट भी एक किस्म का कैल्शियम है, अगर वो नहीं है तो जो है वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। उसके बाद ट्रोकोटिनॉल, अब ये भी एक बहुत ज़रूरी जूस है जिसकी ज़रूरत है। ये कोलाइन बाइट्राटेट, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको बड़े अजीब से लग रही है, मैं आप ही बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइनोसिटॉल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी फ्रूट्स में ये मिल जाती है। उसके बाद विटामिन B6 भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो मुंह भी पक सकता है, याद रखिए आप, मुंह पकने की शिकायत भी आ सकती है। तो जो है B6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट। उसके साथ फोलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोलिक एसिड एक ऐसी एसिड है जिसके साथ अगर आयरन को खाया गया तो आयरन अगर 10 mg का लेते हैं आप, साथ में फोलिक एसिड लेते हैं, तो उसके फ़ायदे आपके 20 mg के हो जाते हैं। यानी यू कंज्यूम 10 mg ऑफ आयरन, you get the benefit of only 10 mg. But if you consume the iron 10 mg along with folic acid, you get the benefit of 20 mg. तो इस तरह से क्या है कि बहुत ज़रूरी होता है ये फोलिक एसिड ये। अब उसके बाद में अर्जिनाइन, ये भी एक जूस है। देन सिस्टीन, देन लाइसिन। ये लाइसिन जो है जिस्म में हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को मेटाबोलाइज करने के लिए, उसके जूस को इस्तेमाल करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉपर जिस्म में ताकत देने के लिए ये लाइसिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों में भूख नहीं लगती या बच्चे भूख लगती है, खाना खाते हैं, उनको जो है वो जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो उनके, जिसे आम तौर पर आंग नहीं लगना जिसको बोलते हैं आप, जिसे खाने के बावजूद जो है बच्चा दुबला ही है, तो ये लाइसिन अगर के साथ अगर दिया गया ग़िज़ा तो वो बाकायदा कैच हो जाती है, वो जितने भी विटामिन हैं वो पूरे कैच हो जाते हैं। अब उसके साथ है मिथियोनाइन भी जो है नसों को, जिल्द को, बाल के जड़ों को मजबूत बनाती है। ये जड़ों को मजबूत बनाती है ताकि बाल जो है बराबर का होल्ड मिल सके बाल को, वरना जो है बाल गिर सकते हैं। तो बाल के होल्ड के लिए भी आप मिथियोनाइन लेना पड़ता है। इसके बाद प्रोलाइन, फिर उसके बाद में आयरन बहुत ज़रूरी है, ये मिनरल है ये आयरन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। कई आयरन के टैबलेट्स मिलते हैं, कोई ख़ास चीज़ के नहीं, लेकिन ये लेने से क्या होगा कि आपके जो स्टूल्स हैं उनका रंग काला होता है, तो इसके लिए क्या भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो काला होता ही है क्योंकि आयरन। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। अब देखो, जब आप टैबलेट लेते हैं तो 250 mg की टैबलेट लेते हैं आप, तो या 500 mg की टैबलेट लेते हैं, तो जो है आप वो 250 mg की अगर टैबलेट लेते हैं तो बड़ी मुश्किल के साथ 10 या 15 mg आपकी अब्जॉर्ब होती है, बाकी पूरी चीज़ें बाहर निकल आती हैं। जब पूरी चीज़ें उसकी जो सेडिमेंट्स हैं जब बाहर निकलती हैं तो पेशाब का रंग पीला होता है। और हम लोग, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे अम्मी सब क्या बोलते हैं कि बच्ची को या बच्चे को गर्मी हो गई जिसकी वजह से पेशाब पीला हो रहा है। अब जब मिनरल्स वगैरह वगैरह सब कुछ बाहर निकलेंगे, थोड़ी तो जलन होगी पेशाब में। अब इसके लिए वो गर्मी का नाम दें तो उसके लिए क्या करना है कि छाछ पिलाओ, ठंडी की चीज़ें कराओ, फ्रूट खिलाओ, ये तमाम बेकार की चीज़ें हैं ये। तो जितने भी टैबलेट आप ओरली लेंगे, ओरल लेना मतलब मुंह में से लेकर के आप इस्तेमाल करेंगे, वो पूरे के पूरे हज़म नहीं होते। 250 mg बड़ी मुश्किल के साथ 10, 15 या 20%
अब्जॉर्ब होते, बाकी का पूरा बाहर से निकलता, तो जिसको आप लोग गर्मी का नाम दे करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब ये क्या है कि अब कापर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कापर की ज़्यादा मकदार परिंदे के ब्रेस्ट का जो गोश्त होता है उसमें मिलता है उसमें। तो बच्चों को या ऐसी लड़कियों को जिनके बाल ख़राब हो रहे हैं, तो वो उनका जो बर्ड्स का जो ब्रेस्ट है उसके पतले पतले शाखे बना करके उसको अलग मसाले दे करके जो भी करके आप आराम से खिला सकते हैं आप ये। तो वो जो है परिंदे के ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है कॉपर, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेलेनियम, ये भी एक तरह का मिनरल है जो है दानों में मिलता है, दानों के छिलकों में मिलता है। आपने कई बार देखा होगा चने के क्या कहते हैं साहब उसको, चने को जब गर्म करके जो बनाते तो फुटाने जैसी कोई चीज़ बन जाती है, उसके छिलके जो हैं उसमें सेलेनियम बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग चने लिए, यूँ किया, फूका, सिर्फ चने खाए और सेलेनियम को फेंक दिया, ऐसा नहीं करना हमको। बटाने जिसको कहते हैं उसके भी छिलकों में बहुत ज़्यादा होता है सेलेनियम। तो पता चला आपको, इतने तमाम चीज़ों की वजह, चीज़ें अगर बराबर लेते रहें तो बाल जो है बहुत खूबसूरत बन सकते हैं। 3 महीने तक बराबर लेना है ये। अब आपको ये परेशानी शुरू हो गई कि इतनी सारी चीज़ें हम कहाँ से लें, इतनी सारी चीज़ों को हम कहाँ से ढूंढें, इतना सारा खाने के लिए क्या क्या खाना पड़ता, नाश्ते में इतना बहुत, दोपहर में इतना बहुत, शाम में इतना बहुत, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि ये तमाम कुछ मिले हुए, तमाम कुछ जुड़े हुए कुछ कैप्सूल्स आते हैं, कुछ टैबलेट्स आते हैं, जिनको दिन में 2 बार लेंगे तो बहुत बेहतर है, पर इन तमाम को मिलकर लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है ये। तो इसलिए आप जो भी बाल का डॉक्टर है वो जो है अच्छी कंपनी को बोल करके इन तमाम चीज़ों को दे करके अलग से गोलियां बनाने कराते, वो टैबलेट वगैरह कैप्सूल वगैरह आप अलग से बनाने कराते, जो सिर्फ उन्हीं के पास मिलते हैं। तो आप ये मत समझिए कि उन गोलियों को रखने से डॉक्टर को कुछ फ़ायदा पहुंचता है इसके लिए वो उसे ही रखते हैं, बल्कि नो, अगर आप इन तमाम चीज़ों को लेना है तो आपको कम से कम 6 गोलियाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है। 6 गोली सुबह, 6 गोली शाम को। लोग क्या बोलेंगे, नानी माँ क्या बोलेंगे, दादी माँ क्या बोलेगी, वालिदा क्या बोलेंगे, जो डॉक्टर के पास जो गोलियाँ मिलती हैं उन तमाम गोलियों में ये पूरी चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बात अगर समझ में आ गई हो तो जो है अल्लाह का करम होगा। अब इसमें जो है नहाना बहुत ज़रूरी है, अच्छा शैम्पू लगाना ज़रूरी है, बाल को जो है कंघा करना भी बहुत ज़रूरी है। बाल को कंघा करने के लिए क्या करना है, 3 किस्म के आपको कंघे लेने हैं, 3। एक मोटे दांतों वाले, सबसे पहले उनसे आप बाल पार्ट करेंगे, और उसके बाद दरमियानी वाले, दरमियान से लेंगे वो, तो उसमें जो है वो जो गोजल गुटमुटपन नहीं आता उसमें। तो पहले मोटे दांतों वाले, उसके बाद दरमियानी दांतों वाले, उसके बाद बारीक दांत वाले। इस तरह से आप करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएंगे। इन तमाम गोलियों को लेने के बाद आपको कैसे पता चले कि आपके बाल सेहतमंद हैं या आपके बाल बीमार हैं? आपको क्या करना है, उंगली से यूँ फिराना है हाथ सर पे। अगर स्लिप हो रहा है, वो बहुत बराबर तौर पर स्लिप हो रहा है, उंगली स्लिप हो रही है या अटक रही है, स्लिप हो रही है तो समझो बाल ताज़े हो गए, बाल सेहतमंद हो गए। अटक रही है, रुक रुक कर जा रहा है तो समझो बाल फिर बीमार है। तो बहरकैफ तो आज हम लोग जो है इसके ऊपर बीमारियों पे हमने बात की। आपको पसंद आ गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली बार टोटल तौर पर हम इलाज के मुताल्लिक़ हम सोचेंगे। हाँ, बात समझ में आ गई? तब फिर दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़, आदाब अर्ज़ है।